Today we will discuss about rolling friction and angle of friction and angle of repose. So first of all, rolling फ्रिक्शन, ठीक है। तो कल हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन किया था, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when a body is sliding over the another body, and rolling friction is what? The opposing force of friction which comes into play when a body is rolling over the surface of another body, ठीक है। तो कंसीडर करो कि कोई बॉडी जो है वो एक सरफेस पे रोल कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी रोलिंग बॉडी है, ठीक है। ये फिर हम मान लेते हैं कि ये हमारा व्हील है, रोलिंग बॉडी है, ये सरफेस पे रोल कर रही है। तो जैसे ही ये सरफेस पे आती है, ठीक है, जैसे ही ये सरफेस पे आती है, इसका कांटेक्ट होता है सरफेस पे, तो ये जो बॉडी है, ठीक है, एक तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बिल्कुल कम है। देखो इसका रोलिंग बॉडी का एरिया ये सारा है, बट जो कांटेक्ट के साथ एरिया है वो कितना है? अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ, तो ये हम बात कर लेते हैं K और ये हम बात कर लेते हैं M। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? सिर्फ K से लेकर M तक है। एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने से क्या होता है, जैसे हमने लास्ट पढ़े थे कि फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, बट मॉडर्न व्यू क्या बोलता है कि वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा आपका। तो ज्यादा प्रेशर होगा तो फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। तो इस केस में जब बॉडी को हम सरफेस पे रखते हैं तो सरफेस में स्लाइट डिप्रेशन आ जाता है। ये हमने बड़ा शो करने के लिए इसको दिखा दिया, बट ये डिप्रेशन क्या होता है? बिल्कुल स्लाइट, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है। जैसे हम इस मार्कर को रोल कर रहे हैं किसी भी सरफेस पे, तो जैसे मैंने इस पे रखा तो ये जो है ये सरफेस को पुश करेगा तो स्लाइट सा थोड़ा सा उसमें क्या आएगा? सरफेस में चेंज आएगा, तो वो डिप्रेस हो जाएगा। तो ये सरफेस जो है ये क्या हो गया? स्लाइटली डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, इसमें फोर्स ऑफ एडेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, तो फ्रिक्शन क्या होगा? इसमें ज्यादा होगा। बट एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कैसे, तो इसका बिल्कुल छोटा एरिया कांटेक्ट में है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं ये L पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है, कि रोलिंग फ्रिक्शन आता क्यों है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्यों आता है? फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि स्मॉल एरिया है कांटेक्ट में तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर प्रेशर है यहाँ पे, ये बॉडी इस पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो हमने मॉडर्न व्यू में पढ़ा था कि मॉडर्न व्यू क्या है इसका? प्रेशर। तो प्रेशर है तो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। अब फ्रिक्शन का कारण क्या है यहाँ पे? जैसे ही ये बॉडी मूव कर रही है तो ये बॉडी रोल करके कहाँ जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। तो जैसे ही ये बॉडी आगे जाएगी तो ये जो पार्ट है, ठीक है, व्हील इस हम्प को, हम्प या बम्प कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, ये बम्प मीन ये जो ढेर है, ऊंचाई जो है, ये व्हील इस बम्प को ओवरकम करेगा तो ये इससे आगे आएगा, इसको ओवरकम करके ऊपर जाएगा। जैसे ये व्हील ऊपर जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये क्या होने की कोशिश करेगा? डिटैच, यहाँ से हटने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही आगे मूव करेगा इसके ऊपर तो ये चला जाएगा इसको क्रॉस करके, बट ये KL को क्या होना पड़ेगा? डिटैच। तो जैसे ही आगे जाएगा तो ये समथिंग इस पोजीशन में आ जाएगा यहाँ पे, कि व्हील जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा K पॉइंट था, ठीक है, ये L और ये M, तो ये तो आगे आ गया पार्ट, ठीक है। बट ये पार्ट डिटैच हो रहा है। डिटैच मीन ऐसे यहाँ से ये डिटैच हो रहा है। तो जैसे ही ये डिटैच होगा, अलग होगा इससे, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है, मीन फोर्स ऑफ एडेशन, एडेसिव फोर्स जो लग रही है दो सरफेसिस के बीच में, वो क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही वो अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मोशन के अगेंस्ट काम कर रही है वही क्या है, आपका फ्रिक्शन है। जो मोशन का अपोज कर रही है वो के एल पार्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मोशन का अपोज कर रही है वही किसका कारण है, फिर रोलिंग मोशन का कारण है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और इसमें आगे मूव करना भी क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में सबसे बेटर जो बेस्ट जो लोड को कैरी करने का मेथड है, ठीक है, जो लोड को कैरी करने का मेथड है, जो भारी सामान को ले जाने का मेथड है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्ट का या फिर व्हील्स का यूज करते हैं। मीन हम क्या यूज करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन यूज करते हैं, जैसे गाड़ी ट्रक वगैरह के टायर्स। अगर उन टायर्स में हवा कम होगी, मीन इफ दे आर नॉट फुली फिल्ड बाय एयर, ठीक है, अगर वो पूरे जो है हवा से भरे हुए नहीं होंगे तो क्या होगा, फुली फिल्ड बाय एयर मींस इन्फ्लेटेड, फुली जैसे बैलून होता है, ठीक है, वो इन्फ्लेट होता है, उसको सांस भर के हम फुला देते हैं, वैसे ही अगर ये टायर फुली इन्फ्लेटेड होगा तो सरफेस जो है वो कम पुश होगा, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा और ये जो है खुद ही इसकी शेप थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फुली इन्फ्लेटेड होने की वजह से ये सरफेस कम डिप्रेस होता है और इरेगुलरिटीज को लॉक होने में या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए कम टाइम मिलता है और इजीली क्या करता है, आगे मूव करता है। अगर टायर फुली इन्फ्लेटेड नहीं होगा तो सरफेस तो हमारा प्लेन ही होगा, बट टायर जो है उसमें क्या हो जाएगा, फिर टायर सर्कुलर नहीं रहेगा। अगर फुली इन्फ्लेटेड नहीं है, हवा कम है, तो उस केस में आपका जो सरफेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ एडेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्स ऑफ एडेशन इंक्रीज हो जाएगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन में अगर हमें रोलिंग फ्रिक्शन को बिल्कुल कम करना है तो जो टायर्स होते हैं या जो व्हील्स होते हैं उनको हम कैसे रखते हैं, एयर से फुली इन्फ्लेटेड, फुल हवा से भर के रखते हैं। जैसे साइकिल में या गाड़ी में अगर हवा कम है तो उसको चलाना जो होता है वो मुश्किल होता है, और अगर पूरी हवा है फुल तो उसके टायर जो है वो हार्ड हो जाते हैं और वो डिप्रेस नहीं होते जल्दी से। ठीक है, ना ही तो सरफेस और ना ही टायर, तो इस वजह से वो इजीली मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फ्रिक्शन में करेंगे, टाइप्स फ्रिक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं आपके। उसके बाद हम फ्रिक्शन में करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, that is very important topic, and angle of repose is also very important topic. तो what is angle of friction, देखो कोई भी हम सरफेस लेते हैं, प्लेन सरफेस, उस पर हम किसी भी बॉडी को जिसका मास m है तो उसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या एक्ट करेगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो हम इस पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस साइड, ठीक है, और अप्लाइड फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस के बीच में होता है, दो सरफेस के बीच में, उसको किससे लिखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F से लिखते हैं। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स है और ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों ही एक तरह की फोर्सेस हैं, ये एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड और ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है इस साइड। ठीक है, दो फोर्सेस हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज दो हैं अगर, तो उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट भी होगा। ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। जब दो वेक्टर्स ऐसे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं तो ये बीच में क्या है, यहाँ पे उनका रिजल्टेंट। तो ये है रिजल्टेंट किस किस का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का।
ठीक है, तो हम लिख देते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन F, नॉर्मल रिएक्शन मीन R। इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, किसी भी चीज से। जैसे कि यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं K से, ठीक है, K वेक्टर से। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें सिंपली डिनोट करने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे K वेक्टर लिख लिया। F और R का जो रिजल्टेंट है K, ठीक है, ये रिजल्टेंट मेक्स एंगल विद नॉर्मल रिएक्शन R। ये रिजल्टेंट जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, जितना नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट के नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज थीटा। तो ये आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको हम एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये R है आपका, यहाँ पे ये F है आपका, तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है। ये F है, ये R है, ये थीटा है। ये जो है ये F और R का रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन R के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये F है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये भी F होगा, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे F, बेस क्या है आपका R, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, F बाय R के। और कल हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था हमारे पास कि फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, R के, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के। और F प्रोपोर्शनल होता है किसके, F इक्वल होता है किसके, म्यू R के। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू S, लिमिटिंग है तो म्यू L, और काइनेटिक है तो म्यू K। अगर रोलिंग फ्रिक्शन है तो यहाँ पे म्यू R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो हम इसको Fs लिख लेते हैं, Fs, Fs और Fs, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, Fs म्यू S इंटू R। तो देखो यहाँ से Fs बाई R की वैल्यू क्या आती है, म्यू S, तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं म्यू S। इट मीन्स क्या है, म्यू S जो है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के। म्यू S क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, म्यू एस की वैल्यू टेंजेंट थीटा, या फिर थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स म्यू एस आ गई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता लगा आपको, जो रिजल्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, ये वाला, ठीक है। ये किसके साथ एंगल बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और इस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है थीटा, वो किसके इक्वल आता है, टेन इनवर्स म्यू के इक्वल आता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। हमने बोला कल कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ये वो कहाँ होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम सरफेस ऐसा लें, इनक्लाइंड सरफेस, ठीक है, जो एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो क्या ले लिया हमने, अल्फा। हमारे पास सरफेस कैसा है, इनक्लाइंड सरफेस, ठीक है। ये है हमारा इनक्लाइंड सरफेस। यहां पर कोई मास रखा हुआ है, तो इसका जो वेट होगा वो कहाँ एक्ट करेगा,
वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ठीक है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। अगर हमारे पास ये एंगल, ठीक है, कम है, मान लो ये एंगल इतना है, तो इसके ऊपर कोई भी चीज रखी हुई है, ठीक है, जैसे ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चीज रखी हुई है ये, ठीक है, इस पे ये मूव नहीं कर रही, स्लाइड नहीं कर रही। एंगल इंक्रीज किया हमने, ये मूव नहीं कर रही, और एंगल इंक्रीज किया, मूव नहीं कर रही। जैसे ही एंगल इंक्रीज करते हैं ये चीज जो है वो क्या कर देती है, स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसका एंगल अगर कम है तो ये स्लाइड नहीं करेगी। जैसे जैसे इसका एंगल इंक्रीज कर रहे हैं एक स्टेज ऐसी आएगी जिसपे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। मीन एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सरफेस, ठीक है, एट which a body placed just begin to slide, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है जिसपे ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, या फिर हम क्या से डिनोट कर देते हैं, इसको अल्फा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इस डायग्राम को मोर क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम है हमारे पास, ये अल्फा एंगल है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास मास है, जो वेट एक्ट कर रहा है इसका वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मूव करेगा ऐसे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसके अपोजिट, क्योंकि ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, इस साइड, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा Fs, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा इसकी अपोजिट साइड में, जिस साइड मोशन है उसकी अपोजिट साइड में क्या होगा, आपका Fs होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। mg के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, कैसे, एक तो ऐसे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका वेट mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, तो ये सरफेस जो है ये इस ब्लॉक पे क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होती है, वर्ड से पता चल रहा है, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो हमारा सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, हमारी नॉर्मल रिएक्शन होगी। सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन को पीछे ऐसे इंक्रीज करें तो इस mg को हम दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, और वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको पता है, ठीक है। mg वेट है, फोर्स है, और वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, आपका अल्फा आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, ये अल्फा है, यहाँ पे आपका क्या है mg, ये क्या है एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये वेट कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अगर हम ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट। ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। आ रही बात समझ में, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या कर रही है, लाइन इनको इंटरसेक्ट। तो ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो देखिए ये पूरा एंगल क्या है 90, तो ये कितना बचा, हाँ सॉरी अल्फा,
ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है ऐसे, ठीक है। और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, दो पैरेलल लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये पूरा एंगल जो है ये 90 का है तो ये आपका क्या बचा, अल्फा बचा। तो हमने यहाँ पे अल्फा राइट कर दिया। अब इसके कंपोनेंट कर रहे हैं, तो ये mg अल्फा के साथ है, तो यहाँ पे आपको पता है जिसके साथ एंगल होता है वहां पे क्या आता है, कोस। तो यहाँ पे mg कोस अल्फा और यहाँ पे mg साइन अल्फा, ठीक है। तो हमने mg के कंपोनेंट्स कर दिए, mg कोस अल्फा और mg साइन अल्फा। अब मूव कैसे कर रही है बॉडी, mg साइन अल्फा फोर्स के कारण से, ठीक है, क्योंकि ये वेट कहाँ एक्ट कर रहा है इसका, mg साइन अल्फा इस साइड, और उसके अपोजिट साइड क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि mg साइन अल्फा किसके इक्वल है, fs के, ठीक है। और r किसके इक्वल है, mg कोस अल्फा के, mg कोस अल्फा के इक्वल क्या है, r है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसल। साइन अल्फा बाई कोस अल्फा क्या आएगा, टेन अल्फा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, fs बाई r। और हम यहाँ से देख सकते हैं fs बाई r क्या है, म्यू एस के इक्वल। तो हम इसको किसके रख देंगे, म्यू एस के इक्वल। इसका मीनिंग क्या है, अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा आपका, टेंजेंट इनवर्स म्यू एस, ठीक है। थीटा किसके इक्वल था, टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। इट मीन्स यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, या फिर यहाँ से टेन अल्फा म्यू एस के इक्वल है, टेन थीटा भी म्यू एस के इक्वल है। इट मीन्स क्या है, टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन अल्फा के। इट मीन्स थीटा किसके इक्वल है, अल्फा की। इसका मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑलवेज एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, तो ये रिलेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बीच में। ओके, नाउ आगे हम इसी के बेस पे ही वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब बॉडी इंक्लाइन हो, मूव कर रही हो, नीचे की तरफ मूव कर रही हो, ऊपर की तरफ अपवर्ड, बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, अपवर्ड, और प्लेन सरफेस पे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब उसमें क्या एक्ट कर रहा हो, फ्रिक्शन।